गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को देखा था और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड होते हैं उनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस तरह से प्रभावी होता है, उन सारी बातों को सारणियों के माध्यम से देखा था। आज हम उनका कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद सेफ्टी की सीमाएं देखनी है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है हेक्सा एक्वा क्रोमियम सेकंड कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर जो क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्थित है, तो इसलिए उनकी जो डी ऑर्बिटल होता है उनमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो T2G3 Eg1 होता है। और इस स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो इनकी स्प्लिटिंग होती है तब इस तरह की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यानी कि T2G नीचे की तरफ रहेगा और Eg हायर एनर्जी लेवल में स्थित रहेगा। यहाँ पर पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में ऊपर इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इस स्थिति में ये एस मैट्रिक्स शो करेगा और यहाँ पर ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बताएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर भरा जा रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रदर्शित करता है। Eg के अंदर हमने कल बात की थी कि Eg के अंदर Eg1 और Eg3 वाली स्थिति दिखती है तो वो जेड आउट बनाता है, इसलिए यहाँ पर ये जेड आउट स्थिति होगी। और अगर इनकी CFAC वैल्यू निकालते हो तो -0.6 डेल हो और ये माइनस जो कि Eg के अंदर भरा जा रहा तो -12 डेल 1, ये इसकी CFAC वैल्यू निकल के आती है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकंड आयन है। जो कोबाल्ट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और D7 इसका डी ऑर्बिटल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो T2G5 Eg2 रहेगा और यहाँ पर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरोगे आप तो 1 2 3 इसमें 4 5 और 6 और 7 इस तरह से। तो जो T2G ऑर्बिटल रहेगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि सातवां जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो T2G के अंदर भरा जा रहा है। इस स्थिति में ये एस मैट्रिक्स शो करेगा और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर इस T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि लो एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, इसलिए ये वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बताता है। यहाँ पर हमने बात कर रखी है कि अगर 2 और 5 वाली स्थिति बनती है T2G के अंदर तो वो जेड आउट बताता है। तो यहाँ पर कौन सी है, T2G5 वाली स्थिति बन रही है, इसलिए ये जेड आउट को बताएगा। ठीक है। और जब आप इनकी CFAC वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -0.8 डेलो और +2p क्योंकि 2 पेयरिंग हो रही है और -2/3 जो कि डेल 2 के डेल जो कि T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है इसलिए, और -2/3 डेल 2 लिखना है। इस तरह से आप इनकी CFAC वैल्यू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि CFAC की सीमाएं, CFAC की कौन कौन सी सीमाएं हैं जो आपको देखना है। तो CFT के आधार पर जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है इनको हम ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। केवल आकर्षण बल होने की वजह से ये किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जबकि संकुलों के ESR जो कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा के आधार पर, इसको स्पेक्ट्रम के आधार पर अगर हम चेक करते हैं तो इनके जो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा गुण देखने को मिलता है, लगभग 30% कोवेलेंट गुण देखने को मिलता है। तो इनकी व्याख्या CFT नहीं कर पा रही है, ये इसकी लिमिटेशंस हो गई।
ठीक है। जो CFT के अंदर जो केवल डी ऑर्बिटल को ही लेके इसको CFT की व्याख्या की गई है, जबकि इसमें जो यहाँ पर जो संक्रमण में जो S और P ऑर्बिटल का कोई योगदान नहीं होता है, तो ये भी इसकी कमी रही है। इसी तरह से जो अलग अलग तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी ये सही तरह से व्याख्या नहीं कर पाया था। और लिगेंडों की प्रबलता क्या है और क्यों अपन प्रबल लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हैं, इनकी भी ये व्याख्या सही तरह से नहीं कर पाया था। ये इसकी लिमिटेशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि CFT और VBT की तुलना कीजिए, तो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत VBT एवं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की तुलना करना। CFT और VBT की अपन तुलना कर रहे हैं, तो जो CFT ये बोलती है कि जो मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। और इसमें मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, अतिव्यापन नहीं होता है। जबकि VBT ये कहती है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बॉन्ड होता है। ठीक है। दूसरा कि जो मेटल व लिगेंड के बीच का जो ऑर्बिटल होते हैं कि जो ऑर्बिटल हैं वो उसमें क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। तथा इसमें जो लिगेंड के जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो जो सेंट्रल मेटल आयन हैं उनके रिक्त डी ऑर्बिटल के अंदर अपने ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का स्प्लिटिंग से इसकी व्याख्या की गई, जिसमें T2G व Eg रहता है, जबकि इसमें डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता है। जो VBT है उनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनका विपाटन नहीं होता है। और इसमें CFT के आधार पर संकुल की ज्यामिति एवं उसके जो स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में जो CFAC वैल्यू होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जबकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर व संकरित ऑर्बिटलों के बॉन्ड स्ट्रेंथ के आधार पर जो कॉम्प्लेक्स होता है उनकी ज्यामिति व उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अगला पॉइंट है संकुलों के अवशोषण स्पेक्ट्रा को T2G से Eg कक्षकों अर्थात DD संक्रमणों द्वारा समझा सकते हैं कि भी अवशोषण स्पेक्ट्रा जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, तो DD ट्रांजिशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रा की अपन यहाँ जो VBT है उसके अंदर व्याख्या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो जो स्पेक्ट्रा को समझाने में T2 जो कि कलर के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है वो भी हम कलर जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स की वो VBT के आधार इसके CFT के आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि इसमें VBT के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट देखो कि जो विपाटन ऊर्जा डेल हैं के आधार पर लिगेंडों के जो स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड इसके आधार पर हमने बांट सकते हैं, जबकि यहाँ पर लिगेंडों को वर्गीकृत करने का कोई आधार पेश नहीं होता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखो जो CFAC का मान एवं लिगेंड की प्रकृति के आधार पर संकुल की जो ज्योमेट्री होती है। अगला पॉइंट देखो कि इसमें CFAC मान एवं लिगेंड की प्रकृति के आधार पर जो संकुल की ज्यामिति निर्धारित कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि इसमें चुंबकीय गुणों की व्याख्या अपन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय गुणों के आधार पर संकरण की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके आधार पर ज्योमेट्री निर्धारित करने का प्रयास करते हैं चुंबकीय प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है। आठवां जो पॉइंट है यहाँ संकुलों को जब हाई स्पिन और लो स्पिन संकुल कहते हैं, जबकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल से इसको जानते हैं। ठीक है। और जो अगला पॉइंट देखो कि CFT के अंदर पाई जो बॉन्ड होते हैं उनका कोई योगदान नहीं होता है, जबकि इसमें VBT के अंदर पाई जो बॉन्ड होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा ये पाई बैक बॉन्डिंग के माध्यम से बनता है। ठीक है। जो मेटल लिगेंड से बैक बॉन्डिंग के माध्यम से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है।
ठीक। इसमें जो स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर डिस्टोर्शन की वजह से ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का निर्माण होता है, ये CFT बोलती है। जबकि इसमें स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री होती हैं वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण मिलती हैं। ठीक है, ये सिद्धांत इसमें जो ये डिस्टोर्शन क्यों हो रहा है उनकी व्याख्या भी नहीं करता है VBT। ठीक। अगला पॉइंट देखो, इस सिद्धांत से संकुलों के रंगों की व्याख्या अपन कि भाई कलर दे रहा है तो कॉम्प्लेक्स अगर कलर दे रहा है तो उनकी व्याख्या अपन CFT के आधार पर कर सकते हैं, जबकि VBT के आधार पर हम जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट देखो, इस सिद्धांत से संकुलों में उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी होती हैं उनकी व्याख्या अपन आसानी से कर सकते हैं, है ना। CFAC वैल्यू बढ़ती है तो उसकी थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो जो उष्मागतिकीय प्रॉपर्टी होती हैं, गुण होते हैं, उनको हम इसके आधार पर जो CFT के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि इस सिद्धांत से ऐसी कोई व्याख्या देखने को नहीं मिलती। ये VBT की जो CFT और VBT के अंदर हमने तुलना करके देखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि CFT और VBT को कंपैरिजन तुलना कीजिए तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो CFT हैं उनका एप्लीकेशन बताइए। तो एक तो अपन इसके आधार पर जो CFT के आधार पर अपन इनकी चुंबकीय प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ में इनकी कलर प्रॉपर्टी को अपन बता सकते हैं, तो वो इनके एप्लीकेशन के पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में जो आपकी BSc थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, और इसके बाद अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, उनका सिलेबस अब डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपको जो सेकंड यूनिट अगली क्लास में अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 चैप्टर रहेंगे और उनमें से कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की चुंबकीय प्रॉपर्टी को देखना है। इसमें टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह का है ना, और मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी देखनी, सुग्राहिता किस तरह से है, मैग्नेटिक चुंबकीय सुग्राहिता देखनी है, और स्पिन ओनली फॉर्मूला देखना है, LS कपलिंग देखनी है, और इसके बाद कोरिलेशन ऑफ MS एंड M इफेक्ट वैल्यू देखनी है आपको, और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डेटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इन सारे टॉपिकों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के प्रकार देखेंगे, साथ में सिलेक्शन रूल देखना है, और फॉर DD ट्रांजिशन के अंदर जो सिलेक्शन रूल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट देखनी है, और इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है वो देखनी है, और फिर ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट में देखना है, और डिसेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन में देखना है। भी इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके जैसे ही सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है इसके बाद अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, तो आप नियमित क्लासें अटेंड करिए, और साथ में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस चैनल से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, और लाइक भी किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और हम इस जो क्लास चल रही हैं उनको कंटिन्यू रखने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।